नमस्कार मित्रों, मैं कुछ समय के लिए यूएसए आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको निरंतर अलग अलग विषयों पर राजनीति विज्ञान के वीडियो डालता रहूँ। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो बहुत से विद्यार्थी हमारे हैं जिनको इस प्रकार का अनुभव नहीं है कि वो विदेश गए हों। उनको मैं एक दो बातें उनके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अमेरिकन सोसाइटी हमारी सोसाइटी से बहुत अलग है और इसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत एक बहुत ही पुराना परंपरावादी देश है जिसका अस्तित्व दुनिया में दूसरी सभ्यताओं से ज़्यादा लंबा है। यानी हमने हज़ारों वर्षों से अपनी सभ्यता को, संस्कृति को बचाए रखा है, इसलिए हम अभी तक कंटिन्यूटी हमारी बनी हुई है। उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती है, उसमें भी है। अमेरिका का समाज जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो यहाँ पर रहते थे, वो उनकी संख्या बहुत कम होगी जिन्हें आदिवासी माना जाता है। और यहाँ पर जो लोग आए हैं वो बाहर से बसे हैं। और जो सबसे पहला जो लोगों का झुंड यहाँ पर आया था वो हम जानते हैं ब्रिटिशर्स का था। उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य जमाया और वो हम जानते हैं 1592 में सबसे पहले कोलंबस ने यहाँ की खोज की थी। वो भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वो यहाँ पर जब पहुँचा तो उसने कहा कि एक नई दुनिया मैंने देखी है। और जिन लोगों को उसने देखा उसको, चूँकि वो थोड़े लाल रंग के थे, तो उनको कहा रेड इंडियंस। वो मानता था मैं इंडिया में ही पहुँचा हूँ, तो इसलिए आज भी उन आदिवासियों का नाम रेड इंडियंस ही कहा जाता है। 1592 में पहली बार एक सभ्य समाज का यहाँ पर आगमन हुआ। उसके बाद कुछ वर्षों तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर 1620 में यहाँ पर पहली बार इंग्लैंड की महारानी ने यहाँ पर अपने दूत को भेजा था और उसको ये सैंक्शन दी थी कि वो जाकर नई दुनिया में दुनिया बसा ले और वहाँ पर जो उत्पादन वगैरह हो उसका एक टैक्स हमारे सरकार को दे। तो तब से शुरू हुआ। 1620 के बाद से यहाँ पर आगमन शुरू होता है लोगों का और वो लगभग 100 वर्षों से अधिक तक चलता है। उस समय 13 देश उन्होंने बना लिए थे, 13 कंट्रीज़ जिसे हम कहते हैं, जो कि अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बसे हुए हैं। और उनमें से 6-7 कंट्रीज़ को आज भी न्यू इंग्लैंड कहा जाता है, जिसमें मैसेच्यूसेट्स और वर्मोंट, रोड आइलैंड और ये न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी वगैरह, ये सारे वो स्टेट्स हैं जिन्हें न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से शहरों का नाम भी इंग्लैंड के शहरों के नाम पर है और यहाँ पर अधिकतर रहने वाले भी ब्रिटिशर्स थे ट्रेडिशनली। और यही वो जगह है अमेरिका में जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और जो अधिकतर पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक है। इन 13 जो स्टेट्स बने थे जिन पर कि अंग्रेज राज कर रहे थे, उन्होंने मिलकर विद्रोह किया जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। और 1776 में उन्होंने 4 जुलाई 1776 को उन्होंने एक डिक्लेरेशन इन 13 स्टेट्स ने मिलकर किया कि जिसे कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और इससे उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित किया। जॉर्ज वॉशिंगटन पहले ब्रिटिश सरकार में ही एक कमांडर थे, बाद में वो अलग होकर उन्होंने अमेरिकन सेनाओं को एक संगठित करके और ब्रिटिशर्स के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखी। ये लड़ाई बहुत वर्षों तक, कुछ वर्षों तक चलती रही। जैसा कि एक दिन में लड़ाई समाप्त नहीं होती है, लेकिन 1776 4 जुलाई को माना गया कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। उसके बाद में वहाँ पर संविधान बनता है, पहले कन्वेंशन होती है, फिर संविधान बनता है और 1789 से 92 तक बिना किसी संविधान के सरकार चलती है। और जो संविधान है अमेरिका का वो 1792 से आरंभ होता है। उसके बाद में अमेरिका ने थोड़ा एक्सपेंड किया अपने आप को और जो कैलिफोर्निया, टेक्सास वगैरह जो पहले स्पेनिश डोमिनेंस में थे, उनको अमेरिका ने अपने साथ जोड़ा और आज अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अमेरिका का इतिहास अगर हम देखें तो वो बहुत लंबा नहीं है, 1776 के बाद का है।
यानी 300 वर्ष के करीब हुआ है। भारत का इतिहास तो 2500-3000 वर्ष पुराना है। तो एक तो ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात, जो परंपरा है अमेरिका में, वो परंपरा नेटिव परंपरा नहीं है। वहाँ पर कोई परंपरा नहीं थी अमेरिका में। वहाँ पर सब बाहर से लोग आए। शुरू में ब्रिटिशर्स आए, बाद में यूरोप के दूसरे बहुत से लोग आए, और पिछले 30-40 वर्षों में अलग अलग देशों से चाइनीज़ मिलेंगे, वियतनामीज़ मिलेंगे, ईस्ट एशिया के मिलेंगे, आपको अफ्रीका के लोग मिलेंगे, एशियंस मिलेंगे, लैटिन अमेरिकन्स मिलेंगे। तो बहुत से लोगों का धीरे धीरे यहाँ पर आगमन हुआ। और मैक्सिकन लोग जो स्पेनिश बोलते हैं, वो दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट कम्युनिटी यहाँ पर है एंग्लो सैक्सन के बाद में। तो यहाँ पर जो कल्चर डेवलप हुई है, वो कल्चर एक मिक्स्ड कल्चर है। इन सब जो मैंने आपको, पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी संस्कृति यहाँ पर डाली है, और वो सब ने मिलकर एक अमेरिकन राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, इस पर आधारित उनकी संस्कृति है। तो यहाँ पर देश को पहला माना जाता है, फर्स्ट, नेशन फर्स्ट की बात की जाती रही है हमेशा। और उस नेशन फर्स्ट के बाद में वो कहते हैं कि ये नेशन फर्स्ट हो, लेकिन उसके बाद में इंडिविजुअल फर्स्ट हो, यानी राष्ट्र के लिए तो सब लोग एक हो जाएंगे, उसके अलावा यहाँ का व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उनके जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। इसलिए फ्रीडम को बहुत महत्व दिया जाता है, समानता को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर सामान्यतः किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट होते होंगे, लेकिन साधारणतया इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। न यहाँ पर कोई हेरिडिटरी प्रिविलेजेस हैं कि आप फलाने के लड़के हो, फलाने के जागीरदार हो तो उसको कोई विशेष प्रिविलेज मिलेगी जैसा कि भारत में मिलती है। यहाँ पर कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई हायरार्की का सोसाइटी नहीं, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी। आप देखेंगे कि 4 जुलाई 1776 में जो डिक्लेरेशन हुआ था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें लिखा गया था दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स इन इक्वलिटी, दे आर ऑल इक्वल। ईश्वर ने मनुष्यों को समान बनाया है। ये पहला, जिसे कह सकते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे पास, सबसे पुराना, जिसपे मनुष्य की समानता को ईश्वर के द्वारा बताया गया है, ईश्वर द्वारा निर्मित बताया गया है। और उसके बाद में कहा गया कि ये जो हम अमेरिकन राज्य बना रहे हैं अमेरिका का, उसमें हम व्यक्तियों की जीवन की सुरक्षा की बात करेंगे, जीवन की, व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात करेंगे, और हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता को प्राप्त करने के जो हमारा प्रयास है, उसको हम समर्थन देंगे। तो जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता, 3 शब्द हैं जो अमेरिकन वॉर ऑफ डिक्लेरेशन में, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में रहता है व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का बहुत महत्व है, और व्यक्ति के निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप न्यूनतम है। इसकी तुलना भारत में करेंगे तो भारत में व्यक्ति की अपेक्षा समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम व्यक्ति को मानते हैं कि जब हम जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं जानने की वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस गांव का है, कौन सी भाषा बोलता है, कौन से क्षेत्र का है वगैरह। हम उसकी आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं, उस आइडेंटिटी को हम जोड़ते हैं उसके किसी न किसी समाज के पक्ष के पहलू से, और हम मानते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है समाज के किसी हिस्से के द्वारा। यहाँ पर माना जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो स्वयं के द्वारा निर्मित होता है, सिर्फ परिस्थितियाँ होती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर है भारतीय समाज और अमेरिकन समाज में। यहाँ पर व्यक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है, और इतना महत्व दिया जाता है कि यहाँ देखिए आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल न्यूनतम है, उसका उपयोग सामान्य व्यक्ति नहीं करता है जहाँ तक हो सके। सिर्फ बूढ़े लोग, कमज़ोर लोग या जो करीब है बहुत, वही अधिकतर बसों का या ट्रेन का उपयोग करते हैं। अन्यथा यहाँ पर हर व्यक्ति के पास कार होती है। छोटे बच्चे 18 साल के, 16 साल से बाद में यहाँ पर हर बच्चे के पास कार होगी। 16 साल के बाद में वह, जब बच्चा स्कूल कर लेता है, उसके बाद में वो अपना घर छोड़ देता है। यहाँ पर आपको कॉलेज की शिक्षा बहुत महंगी है। भारत में इससे बिल्कुल उल्टा है। भारत में कॉलेज की शिक्षा बहुत सस्ती है, स्कूल की शिक्षा महंगी है। वहाँ पर प्राइवेट स्कूल हम जानते हैं भारत में
कितने महंगे हैं, लेकिन कॉलेज बहुत सस्ते हैं। गवर्नमेंट के कॉलेजेस, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ बहुत सस्ती है, बल्कि फ्री है बहुत कुछ लोगों को, तो महिलाओं को फ्री है और दूसरे वर्ग को, कईयों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। वहाँ माना जाता है भारत में कि हायर एजुकेशन इज़ ए राइट ऑफ इंडिविजुअल। यह माना जाता है हायर एजुकेशन इज़ ए प्रिविलेज विच इज़ नॉट गिवन टू एवरीबडी। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन बहुत महंगी है, स्कूलिंग सस्ती है बल्कि फ्री है। यहाँ पर मोहल्लों में जो मकान है उनकी कीमत भी इसी बात पर तय होती है कि उस मोहल्ले की जो स्कूल है उसकी रेपुटेशन क्या है। तो यहाँ लोग अपने मोहल्ले बदलते रहते हैं अपने बच्चों की स्कूल एजुकेशन को अच्छा करने के लिए। मैं यहाँ पर जिस स्कूल की बात कर रहा हूँ वो सरकारी स्कूल या कम्युनिटी स्कूल जिसे हम कहते हैं, इसे यहाँ पर पब्लिक स्कूल कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन वो फिर बहुत महंगे और सिर्फ ओनली रिच जिसे कह सकते हैं उनके लिए है। जो बच्चों के सामान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर सरकारी स्कूलों में भर्ती होते हैं, जिसे सरकारी कहते हैं, उससे यहाँ पर पब्लिक कहते हैं, पब्लिक स्कूल। हमारे यहाँ पर पब्लिक स्कूल का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल, ये अंतर है दोनों में। तो यहाँ पर पब्लिक स्कूल में बच्चे होते हैं, तो पब्लिक स्कूल की रेपुटेशन क्या है उसके आधार पर मोहल्ले की कीमत तय होती है। बच्चा स्कूल ख़त्म करने के पश्चात जॉब के लिए चला जाता है। हायर एजुकेशन में कम लोग जाते हैं और वही लोग जाते हैं जो स्वयं अपना खर्चा निकाल सकते हैं, यानी हायर एजुकेशन की फीस बच्चा स्वयं देता है। पेरेंट्स बहुत कम हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं इस मामले में। और अधिकतर बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले जाकर कहीं नौकरी करते हैं, फिर पैसा बचाते हैं, उसके बाद में वो हायर एजुकेशन करते हैं। और हायर एजुकेशन में करने के बाद में टीचिंग में आना वगैरह बहुत कम संख्या है जो कि इसमें आती है। अधिकतर आप यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ देखेंगे कि जो धीरे धीरे जो दूसरे देशों से लोग आए हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स में, रिसर्च करने वालों में। क्योंकि बाहर के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करने के लिए यहाँ आते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है या वो पेरेंट्स उनके पैसा देते हैं, फिर वो यहाँ पढ़ाई करते हैं और यहीं पर वो टीचिंग में चले जाते हैं। यहाँ के बच्चे अधिकतर टीचिंग में कम पसंद करते हैं, जैसे भारत में भी कम पसंद करते हैं। भारत में सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, टीचिंग में कम आना चाहते हैं। यहाँ पर भी बच्चे टीचिंग में कम आते हैं क्योंकि उतना लंबा कौन पढ़े, और यहाँ पर जो छोटी मोटी जॉब्स है बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब यहाँ और भारत में क्या अंतर है, यहाँ पर जो स्टेटस है वो इस बात से डिटरमाइन नहीं होता है कि आपकी जॉब क्या है, आपका वर्ग क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस परिवार को बिलोंग करते हैं, इससे स्टेटस तय नहीं होता। भारत में स्टेटस इन सब बातों को मिलकर तय होता है। तो यहाँ पर आप हर व्यक्ति जो काम करने आता है घर पर, मान लो वो काम करने वाले बड़े महंगे हैं, तो वो भी कार लेके आएगा वैसे ही, वो भी वैसे ही कपड़े पहनेगा जैसा कि जो काम करवा रहा है वो पहनता है। उनमें कोई, आप दोनों में जब मॉल में जाते हो तो यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पर्सन्स, वेदर वन इज ए रिच पर्सन और अनदर वन इज ए not so rich, because they are having the same types of clothes, they are having the same types of car even। तो यहाँ पर स्टेटस का कोई कंसर्न नहीं है। सामान्य जीवन में स्टेटस होता है, जो बड़े लोग होते हैं, अब ट्रम्प साहब तो बड़े हैं जैसे, लेकिन साधारण व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं है। जो मिडिल क्लास जैसे हम कहते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। इसलिए यहाँ पर जॉब कुछ भी करो आप, उसका कोई महत्व नहीं है समाज में। समाज आपको रिकॉग्नाइज इससे नहीं करता कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो, समाज आपको अपने बिहेवियर से रिकॉग्नाइज करता है कि आपका सामाजिक व्यवहार कैसा है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाद है, इंडिविजुअल इज रियल, सोसाइटी इज ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल। इंडिविजुअल के राइट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्टेटस वगैरह व्यक्ति के समाज के हिस्सा होने के आधार पर नहीं मिलते, समूह के हिस्सा होने के आधार पर नहीं मिलते। देयर इज नो ग्रुप आइडेंटिटी एज सच। और यहाँ पर मेरिट होने के कारण से यहाँ पर जो मेरिटोरियस है, जो मेहनती है, उसके आगे बढ़ने की बहुत संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ये मेरिट से बनी हुई सोसाइटी है। इसलिए यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको सिर्फ मेरिट हो, मेहनती हो, फोकस्ड हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, तो आप धीरे 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 समाज में आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है भारत के लिविंग स्टैंडर्ड से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही है, अच्छा बुरा तो खैर वैल्यू होती है। डिफरेंट मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जीवन एकाकी है, इंडिविजुअल महत्वपूर्ण है,
तो उसकी फैमिली महत्वपूर्ण नहीं है। फैमिली मीन्स इतनी तो महत्वपूर्ण है, पति पत्नी बच्चे बस, और बच्चे भी कब तक, जब तक स्कूल जा रहे हो, उसके बाद से पति पत्नी रह जाते हैं। यहाँ पर सामान्यतः माँ बाप, बूढ़े माँ बाप और पति और बच्चे साथ नहीं रहते। यहाँ पर परिवार के सदस्य इतने ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज नहीं होते कि बुआ जी और फूफा जी और मामा जी और काका जी और कज़न, ये इन सब का कोई बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर महत्व है या तो कलीग्स जहाँ पर आप जॉब करते हो, या आपका मोहल्ले के कुछ लोग, आपका प्रोफेशन के लोग या मोहल्ले के लोग, जो किसी भी जाति के, धर्म के, कलर के हो सकते हैं। तो यहाँ पर समाज एक अलग प्रकार का है। अब इसके बारे में बहुत से पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन करना चाहिए। जो अमेरिकन सोसाइटी के बारे में एक बहुत अच्छी किताब है डेविड राइजमैन की, जो 1950 में उसने लिखी थी। उसकी टाइटल है द लोनली क्राउड। सोशियोलॉजिस्ट था, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उसका अध्ययन कीजिए आप कभी। उसके बारे में आपको और बताऊंगा कभी डेविड राइजमैन ने क्या कहा है। इसके अलावा बहुत से समाजशास्त्री हुए, आप जानते हैं, जिसने वन डायमेंशनल मैन 1960s में अमेरिकन समाज कैसा था उसके बारे में लिखी थी। 1990s में किताब लिखी गई है, वो आप जानते हैं, जो सोशल कैपिटल के बारे में किताब लिखी गई है, बाउलिंग अलोन जो किताब है, बहुत फेमस किताब है। वो अमेरिकन सोसाइटी को बताती है कि सोशल कैपिटल कम हो चुका है यहाँ पर। सोशल कैपिटल क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। आज तो मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी ये बात करना चाह रहा था कि मैं कुछ दिन यहाँ अमेरिका में हूँ, और मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि आपको राजनीति विज्ञान की अपनी जो वीडियोस बन रहे थे उनको चलाते रहें। लेकिन आज सबसे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, जिनको इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, कि अमेरिकन सोसाइटी और भारतीय सोसाइटी में थोड़ा अंतर है, और उस अंतर को हमें समझना चाहिए। अच्छा बुरा तो हमारी वैल्यूज़ है, किसको हम अच्छा मानते, किसको हम नहीं मानते। चलिए आज इतने करते हैं। नमस्कार।